मित्रों, अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक समाचार आया था कि ग्रेशम्स लॉ और श्रीलंका की करेंसी। तो ये क्या कहना चाहता है हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले कुछ थियरी देखनी होगी। ये वाले कॉइन्स देखिए, इसके अंदर आप गोल्ड या सिल्वर, एकदम प्रेशियस मेटल धातु दबा दबा कर भरी है। हो सकता है कि इस पे फेस वैल्यू, मतलब इस पे मान लीजिए लिखा हो कि इसका वैल्यू है $1, लेकिन इसके अंदर ये जो गोल्ड का मेटल भरा होगा, हो सकता है उसकी वैल्यू होगी $2। तो मतलब फेस वैल्यू के मुकाबले जो उसके अंदर मेटल भरी है वो ज़्यादा साइजेबल, ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ऐसे कॉइन्स को हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन्स। और स्वाभाविक है, ऐसी करेंसी को आप क्या कहेंगे कि ये गुड मनी है, क्योंकि इसके अंदर कीमती धातु दबा दबा के भरी है। ऑन दी अदर हैंड, सपोज ये ब्रॉन्ज के कॉइन देखो, हो सकता है उसके अंदर लिखा हो कि इसका वैल्यू है $1, फेस वैल्यू है बराबर, लेकिन इसके अंदर जो मेटल भरी होगी, हो सकता है वो $0.05 की ही उसकी वैल्यू हो जब उसको पिघला के आप बेचने जाओ। तो ऐसे कॉइन्स को हम कहते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स। तो अगर आप कंपैरेटिवली सोचो कि ये गोल्ड सिल्वर के कॉइन को अगर मैं बोल रहा हूँ गुड मनी, तो ये जो ब्रॉन्ज के कॉइन है उसे मैं कहूँगा दिस इज बैड मनी। दिस इज बैड मनी। तुगलक के ज़माने में उसने ऐसे ब्रॉन्ज के कॉइन इशू किए और उसने ये कहा कि देखो, अब से ब्रॉन्ज के कॉइन पे मान लो मैंने लिखा हो $1, तो तुमने ये मानना है कि जो सिल्वर कॉइन है उसके $1 के बराबर ही दोनों सेम कॉइन है, ऐसा तुम मान लो। आपके पर ने ये तो ऐसा क्यों कर रहा है वो क्यों सिल्वर के कॉइन नहीं बना रहा है? उसका कारण ये था, उस ज़माने में गोल्ड सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा डाउन हो गया था, तो जितना हम माल एक्सपोर्ट करते होंगे उसमें से इंडिया को जो कमाई होती होगी, उसमें से राजा को जो टैक्स मिलता होगा, वो सब चीज़ों में पहले से कमी आई थी। तो गोल्ड सिल्वर के कॉइन बनाना मुश्किल था, इसलिए कुछ नए ऐसे सस्ते धातु के कॉइन बनाते हैं। और ये सब भारत तक सीमित है ऐसा नहीं है। उस ज़माने में चाइना में भी उन्होंने पेपर करेंसी इशू करी। पर्शिया में भी ऐसे पेपर करेंसी और सस्ते वाले कॉइन बनाने का रिवाज शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि सभी राजाओं के पास प्रेशियस मेटल, कीमती धातु अब कम बची थी। लेकिन अब आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि राजा ने उसको सैलरी दी है या गरीब कल्याण योजना में कुछ सब्सिडी का पैसा दिया है, और कहा ये जो ब्राउन्स का कॉइन है उसको तुम सिल्वर कॉइन के बराबर मानना और व्यापारी को बोलना इसी प्राइस पे तुमको चीज़ें दे। तो ऑर्डिनरी सिटीजन क्या सोचेगा कि देखो, ये जो पुराना गुड मनी मेरे पास था, गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स, उसको तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसको अगर मेरे पास पहले से पड़े थे तो मैं उसको घर में संभाल के रखूंगा, आई विल स्टोर देम। क्योंकि उसमें जो मेटल है तो भविष्य में उसको मेल्ट करके, मतलब पिघला के मैं अपनी कुछ ज्वेलरी बनाऊंगा, अपने बच्चों की शादी है उसमें उनको दूंगा। और ये जो मेरे पास गुड मनी है, ऐसे प्रेशियस कॉइन्स है, उसको तो मैं मार्केट में यूज़ नहीं करूंगा। मुझे ये राजा ने सैलरी के रूप में या किसी बख्शिश के रूप में या दान के रूप में जो ब्रॉन्ज के कॉइन दिए हैं, अब से मार्केट में मैं सिर्फ वही कॉइन यूज़ करूंगा। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि मार्केट से ऐसे गोल्ड के सिल्वर के कॉइन आपको दिखना बंद हो जाए। तो इसी के सिलसिले में ब्रिटेन का एक एक्सपर्ट था, थॉमस ग्रिशम। उसने एक सिद्धांत बताया, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। कि सपोज ये ब्रॉन्ज के कॉइन है, उन्होंने धक्का मार के, लात मार के ये जो भी सिल्वर और गोल्ड के कॉइन है उनको बाजार से गायब कर दिया। फ्रांस का भी ऐसा कोई एक एक्सपर्ट था, उसका नाम था एडोल्फी थियर्स। उसने भी ऐसा ही कुछ सिद्धांत दिया कि गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी। आप कहिए तो ये तुम ऐसा बोले कि ये उसका उल्टा किक मारेगा, तो इजंट दिस कॉन्ट्राडिक्टरी? एक बोला है कि बैड मनी गुड मनी को लात मारेगा, दूसरा कहता है गुड मनी बैड मनी को लात मारेगा, कौन सा सही है? भाई वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो ज़्यादा कीमती है उसको लोग दिल से रखेंगे और जो बेकार चीज़ है उसको कम यूज़ करेंगे। खैर, तो तुगलक का एक एग्जाम्पल देखा। अभी ये जो द हिंदू में आर्टिकल आया था और उस हिसाब से हमें जो करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें समझनी है। जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन क्यों इशू किया? श्रीलंका ने करेंसी एक्सचेंज रेट फिक्स किया, अपन कोई उसको मानता क्यों नहीं है? अफगानिस्तान की करेंसी दूसरों से ज़्यादा मजबूत या ऊपर कैसे हो गई ग्राफ में? तो ये करंट अफेयर्स एक एक करके हमें समझने हैं। इसी वीडियो में अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अप टू 50% ऑफ और साथ ही साथ 6 महीनों का एक्सटेंशन या एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपको फ्री मिले। अनअकैडमी मतलब क्या चीज़ है? इट इज़ सिमिलर टू नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, प्रीलिम्स में सबके बेस्ट एजुकेटर्स के साथ
लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, क्लास मिस हो गया रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, हैंड आउट, पावर पॉइंट, ये सब सुविधाएं हैं। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, ये सब इसके अंदर एम्बेडेड है। और नए ट्रेंड के हिसाब से सीसेट में भी जो नई जात के प्रश्न आते हैं उसको भी सब सॉल्व करवाया जाता है। हमारे पास टॉप एजुकेटर, जैसे सीसेट की बात करें मधुकर सर है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सुदर्शन सर, पॉलिटी डॉक्टर सिद्धार्थ थोड़ा सर, हिस्ट्री प्रतीक नायक सर, इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमी में भी मेरा मेंस का कोर्स 16 नवंबर मतलब दिवाली के थोड़े दिन बाद गुरुवार से शुरू हो रहा है, और वो सब भी इसी का हिस्सा है। इट इज़ नॉट लाइक कि हर एक कोर्स का अलग होता है। अमेजॉन प्राइम में आप जानते हैं ऐसा है कि कुछ वेब सीरीज और फिल्में आप फ्री में देख सकते हैं या सब्सक्रिप्शन में, लेकिन कुछ और उसका वो एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। लाइक जॉन वीक आप उसको अलग से उसका पैसा मांगे। नेटफ्लिक्स में आप जानते हैं ऐसा अलग पैसा, एक बार सब्सक्रिप्शन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो टेक बेनिफिट ऑफ इट, और उसका कूपन कोड है mrunal.org। खैर हम बात कर रहे थे करेंसी एक्सचेंज और थॉमस ग्रीशम के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जिम्बाब्वे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिम्बाब्वे में एक तानाशाह था रॉबर्ट मुगाबे। उसके ज़माने में इतना मिस मैनेजमेंट था कि महंगाई सारी सीमाएं पार कर गई, हाइपर इन्फ्लेशन, कि वहां पर आप इतना सब ये ठेला भर के करेंसी लेके जाओ, लोकल जिम्बाब्वे डॉलर, तब जाको आपको ब्रेड का एक पैकेट मिलेगा। तो ये तो बैड मनी हो गया ना भाई, इतनी सारी करेंसी आप ठेला भर के लेके जाओ और उसके सामने सिर्फ इतनी आपको चीज़ मिले, तो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कैरी दिस मच। सामने दुकानदार भी सोचे मैं ये गिनने बैठूंगा एक ग्राहक का, तो बाकी ग्राहक का मैं कब ट्रांजेक्शन पूरा करूँ। तो ये तो बैड मनी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? वहाँ की पब्लिक ने डॉलर करेंसी यूज़ करना चालू कर दिया, और वहाँ के जो शॉपकीपर वो भी सीधा डॉलर ही एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा ये तो 10 मिलियन जिम्बाब्वे की करेंसी है, उसके मुकाबले $1 है, हाँ तो हम $1 ही कन्वीनियंट है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर बन गया गुड मनी। तो एक प्रकार से गुड मनी ने बैड मनी को धक्का मार के हटा दिया। तो हाइपर इन्फ्लेशन के केस में ऐसा हो सकता है। अब जिम्बाब्वे की सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकालो कि देखो इतनी सारी करेंसी तो उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है, रोज एक ब्रेड का पैकेट कुछ लेना है, तो हम कुछ नई करेंसी निकालते हैं, गोल्ड कॉइन, जिसका नाम है मोसी ओआ टूनिया। ये ऐसा है, वहाँ पर कुछ विक्टोरिया फॉल्स हैं, मतलब वो जो पानी बह के आता है, तो ऐसे वाटरफॉल्स के नाम से कुछ इंस्पायर होकर उन्होंने एक गोल्ड कॉइन निकाले हैं। ये एक एक गोल्ड कॉइन में इतनी कीमती धातु मतलब मेटल भरा है कि गोल्ड भरा है कि करीब वो $1800 का है। आप कहे पर तो ब्रेड के पैकेट की वैल्यू $1800 भी तो नहीं होगी ना। पर आप समझो इसमें फिर वो पेटीएम टाइप का सब कर रहे हैं। अभी आपको कॉइन दिया, आपने बैंक में जमा किया, आपका बैलेंस दिखा रहा है, फिर आप पेटीएम टाइप का करो तो $1800 में से सिर्फ आपको $1 यूज़ करना है, आप स्कैन एंड पे करो क्यूआर कोड से वगैरह काम हो जाए। हमें जिम्बाब्वे की एग्जाम की तैयारी नहीं करे तो एक हद से ज़्यादा उसे पढ़ नहीं रहे, बट ये उसका बेसिक आइडिया है। दूसरा, तो हम देख रहे थे ग्रेशम्स लॉ, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी, तुगलक के बारे में समझा, जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में समझा। तीसरा करंट अफेयर्स का मामला चल रहा है श्रीलंका की करेंसी। देखिए, अगर आपको करेंसी को एक्सचेंज करना है, जस्ट कि आपके पास श्रीलंका की करेंसी, आपको डॉलर चाहिए, आपके पास रुपया है, आपको डॉलर चाहिए, तो करेंसी एक्सचेंज दो तरीके से हो सकती है। पहला, आप जाओ ऑथोराइज डीलर के पास, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जिनको आरबीआई ने फीमा एक्ट में रजिस्टर किया है, और इनको कहा जाता है ऑथोराइज डीलर्स यानी एडी। ये एक तरीका है। दूसरा, आप ब्लैक मार्केट में जा सकते हैं, सराफ, हवाला एजेंट, दाऊद, आईएसआई टाइप के सब जो लोग हैं, उनके द्वारा भी आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, पर ये सब काम आप समझो इलीगल है। फीमा एक्ट में भी इलीगल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ये इलीगल है। सो देर आर टू वेज टू एक्सचेंज करेंसी। खैर हमें लीगली काम करना है तो हम इसको यूज़ करें, वेस्टर्न यूनियन को मान लीजिए। तो मान लीजिए श्रीलंका के अंदर एक इंपोर्टर है जिसने अमेरिका से कुछ दवाइयाँ मेडिसिन इंपोर्ट करनी है, तो उसको डॉलर चाहिए। वो अपने श्रीलंका के रुपये वेस्टर्न यूनियन नाम की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या मनी एक्सचेंजर को देगा और कहेगा मुझे इसके सामने आप डॉलर दे दो और बीच में आपका कमीशन होगा, ठीक है। तब समझो जो ये फॉरेक्स डीलर है वेस्टर्न यूनियन, उसके पास डॉलर छापने की कोई प्रिंटर मशीन नहीं है। डॉलर कौन छाप सकता है? अमेरिका का यूएस फेडरल रिजर्व छाप सकता है। तो फिर ये तो बीच में एजेंट है, दलाल हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये कहीं और से डॉलर ला रहे हैं,
कि समझो सामने कोई फॉरेनर होगा जिसे श्रीलंका से मान लीजिए चाय इंपोर्ट करनी है, या श्रीलंका वो घूमने आया है इसलिए उसको श्रीलंका की करेंसी चाहिए, या उसे श्रीलंका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना है, श्रीलंका की कंपनियों के शेयर्स खरीदने हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो डॉलर लेके आए हैं वो भी तो जाएंगे ना फॉरेक्स डीलर के पास, वेस्टर्न यूनियन के पास, कि ये लो और सामने हमें श्रीलंका की करेंसी दो और बीच में अपना कमीशन रखना। तो फॉरेक्स डीलर लेफ्ट हैंड साइड से डॉलर अरेंज करता है और राइट हैंड साइड वाले को देता है और बीच में उसका कमीशन होता है। अब ये तो सब चल रहा था, लेकिन यहाँ अब करेंसी एक्सचेंज क्या होना चाहिए कि एक डॉलर की वैल्यू क्या 200 श्रीलंकन रुपया होना चाहिए, 300 श्रीलंकन रुपया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? एक तो हो सकता है कि हम मार्केट फोर्सेस को अलाउ करें कि सप्लाई डिमांड के हिसाब से ये फॉरेक्स डीलर और जो भी बाहर सेलर हैं वो डिसाइड करें। मार्केट में ऑनियन का क्या प्राइस चलता है, 50 रुपये 100 रुपये पर किलो, वो कौन डिसाइड करे? गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती, वो तो बाजार डिसाइड करता है। तो अगर ऐसी सिस्टम है उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम। तो ये तो चलती है अलग अलग देशों में। कुछ जगह मैनेज फ्लोट होता है जहां पर सेंट्रल बैंक बीच बीच में इंटरवीन करता है अगर उनको लगे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, अस्थिरता है मार्केट में। श्रीलंका में क्योंकि उसकी इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मार्केट को अलाउ किया तो वो तो ये कहेंगे एक डॉलर का वैल्यू होना चाहिए 3,000 श्रीलंकन रुपया, और उस भाव पे अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें हमारी तो महंगाई जिम्बाब्वे जैसी हो जाएगी। इसलिए श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने कहा नहीं, हम डिसाइड करेंगे डॉलर की क्या प्राइस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक डॉलर की प्राइस होनी चाहिए श्रीलंका के 200 रुपये, और इस भाव में एक्सचेंज करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद से ऐसा कुछ बोल दे तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। तो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने ऐसा तय किया। अब आप समझो कि श्रीलंका के जो फॉरेक्स डीलर है वेस्टर्न यूनियन, उनके पास तो डॉलर छापने की मशीन तो है नहीं, वो तो फॉरेनर्स पे निर्भर है कि वो लोग आएंगे और अपने डॉलर बेचेंगे और मैं खरीदूंगा आगे बेचूंगा। लेकिन जो भी ऐसे फॉरेनर्स है अमेरिकन या दूसरे लोग, उन्हें ये भाव ठीक नहीं लगता। उन्हें ठीक नहीं लगता कि 1 डॉलर की वैल्यू श्रीलंका के 200 रुपये होनी चाहिए, जो भी सप्लाई डिमांड या श्रीलंका की कैपेसिटी है इकोनॉमी की। उन्हें लगता है कि इसका भाव होना चाहिए 350 श्रीलंकन रुपीस। तो मतलब ये जो भी डॉलर सेलर्स हैं वो तो चाहते हैं कि हमें एक एक डॉलर के सामने 350 श्रीलंका के रुपये मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा अपने डॉलर, लेकिन ये भाव पे तो नहीं बेचूंगा जो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक बोल रही। आई विल स्टोर द डॉलर्स, आई विल नॉट गिव इट फॉर 200 श्रीलंकन रुपीस। तो अब ये जो श्रीलंका का इंपोर्टर है जिसने अमेरिका से मान लीजिए मेडिसिन मंगानी है और उसको डॉलर चाहिए, तो उसकी तरफ से डिमांड है डॉलर्स की। वो जाएगा वेस्टर्न यूनियन के पास कि हमको दे दो, पर वेस्टर्न यूनियन क्या कहेगा, स्टॉक एम्प्टी, मेरे पास डॉलर है ही नहीं, 200 का भाव चलता है, सरकार ने या सेंट्रल बैंक ने तय किया, पर मेरे पास है नहीं। तो अब श्रीलंकन इंपोर्टर जाएगा ब्लैक मार्केट में। आपको याद हो कोरोना की सेकंड वेव दूसरी लहर आई थी मई 2021 में, और एक दवाई थी रेमडेसिविर, या उसका कोई इंजेक्शन था। नॉर्मली उसका जो प्राइस होना चाहिए 500 रुपये 1500 रुपये 20-20 हज़ार में मिल रहा था। क्यों? प्राइस तो नेशनल वो फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी है उसने तय किया होगा, पर दुकानदार बेचे नहीं, तब क्या करो। सो नाउ दिस इंपोर्टर्स विल गो टू ब्लैक मार्केट, जो भी वहाँ माफिया और दाऊद टाइप के एजेंट होंगे, और उनसे वो 350 डॉलर में, माफ कीजिए, 1 डॉलर इक्वल्स 350 श्रीलंकन रुपीज, वो भाव पे इंपोर्टर लेगा और फिर उससे सामान खरीदेगा आगे बेचेगा। तो स्वाभाविक है अब इतना वो महंगा सामान दवाइयाँ लेके आएगा तो वो भी तो महंगा ही बेचेगा ना, तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कहेंगे अपन तो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है, वो जाके यहाँ पर क्यों इनको डॉलर सप्लाई नहीं कर रहा, अगर ऑथोराइज डीलर बोल रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है डॉलर्स। तो भाई समझो उनके तो खुद के वादे चल रहे हैं ना। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं, वो तो खुद आईएमएफ पे जाके कि हमको लोन दे दो। सो देयरफॉर दे कैन नॉट डू इट। तो यहाँ पर भी बात क्या हुई, डॉलर था वो गुड मनी था, उसकी ज़्यादा ट्रस्ट वैल्यू और रिस्पेक्ट थी। श्रीलंका का मनी, श्रीलंका का रुपी, जब उसको बोला गया 1 डॉलर पे 200 रुपये, तो वो बैड मनी था क्योंकि वो कोई कबूलने को तैयार ही नहीं। जस्ट लाइक आप याद करो, मैं वापस आपको ले जाऊं तुगलक के पास। तुगलक ने क्या बोला कि एक ब्रॉन्ज कॉइन की वैल्यू एक सिल्वर कॉइन होनी चाहिए, या मैं कहूं कि वो ऐसा बोल रहा है कि श्रीलंका का 200 रुपये की वैल्यू 1 डॉलर होनी चाहिए। तो जनता वो मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, तो वो फिर अपना अलग खेल खेलेंगे।
सो दैट इज गुड मनी एंड बैड मनी इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल। ये भी द हिंदू में कुछ कॉलम आया था इसलिए हमने पढ़ा। तो हमने तुगलक की बात करी, जिम्बाब्वे की बात करी, श्रीलंका की बात करी। आखिरी मुद्दा है अफगानिस्तान। करेंसी एक्सचेंज मान लीजिए हम कहें $1 की वैल्यू है 83 रुपीज। तो एक रुपये की वैल्यू क्या है, 1/83 डॉलर्स। उस हिसाब से जो भी है मान लीजिए 0.012 अमेरिकन डॉलर्स। अब वो भी पहले तो थोड़ा ऊपर होगा, भी नीचे, मतलब यहाँ पर देखो ये ग्राफ जो दिखा रहा है आपको 2023 का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रुपया वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले। आप समझो मैं डॉलर टू रुपी का ग्राफ बनाता वो कैसा बनता है, 75 से 83 हो गया तो वो ग्राफ ऊपर दिखता। पर यहाँ मैं 1 रुपये की डॉलर में क्या वैल्यू उसकी बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है वो तो गिरना ही है। तो रुपीज गेटिंग वीक। लेकिन उसी के पैरेलल अगर आप देखिए कि अफगान नाम का अफगानिस्तान का जो करेंसी है उसके डॉलर के मुकाबले क्या वैल्यू है। तो पहले कुछ थी 0.11, अब बढ़ के हो गई 0.014, मतलब पहले 0.011 होगी अब 0.014 होगी। तो 2022-23 में आप पाएंगे कि ये तो ऊपर चल रहा है, मतलब अफगानी करेंसी इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, डॉलर इज गेटिंग वीक। तो अब प्रश्न होता है कि ये एनडीटीवी को इसमें आर्टिकल भी लिखा उसने कि अफगानिस्तान करेंसी इज वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। ऐसा कैसे होगा, उसका ग्राफ ऊपर कैसे चढ़ गया। अब समझो कोई भी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा डॉलर के मुकाबले, वो निर्भर करता है कि डिमांड और सप्लाई उन दोनों करेंसी की क्या चल रही है। अब बहुत सारे फॉरेनर्स अफगानिस्तान में डॉलर्स भेजना चाहते हैं क्योंकि एक उनको ये जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी फॉरेन एड दान चंदे में पैसा देना है। अफगानिस्तान के मजदूर जो ब्रिटेन अमेरिका कहीं काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को रेमिटेंस के नाम पे पैसा भेजना चाहते हैं। तीसरा, अफगानिस्तान से जो भी काजू बादाम किशमिश वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सामने वाले फॉरेनर्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी डॉलर में पे कर रहे हैं। अब एक ज़माने में जहाँ पर लॉलेसनेस थी, तालिबान का ऑफकोर्स अभी भी शासन तो लॉलेसनेस ही है, पर उससे भी पहले जो ना अमेरिका की सरकार ना उनकी लोकल सरकार ठीक से देख रही हो, उस जमाने में तो अफगानिस्तान के सारे शॉपकीपर डॉलर सीधा ही एक्सेप्ट कर लेते थे। जस्ट लाइक जिम्बाब्वे के अंदर उनके दुकानदार सीधा अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट करते थे। लेकिन अब तालिबान की जो सरकार आई है उन्होंने ये कहा नहीं, सीधे डॉलर कोई दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करेगा, वरना हम उसको AK-47 से उड़ा देंगे। तो स्वाभाविक है ये जितने लोग अब डॉलर यूज करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, दे मस्ट कन्वर्ट द डॉलर्स इनटू अफगानी करेंसी। अब इसका आप इम्प्लीकेशन समझो। तालिबान ने हुक्म किया अब से यहाँ अमेरिकी करेंसी नहीं चलेगी, लोकल करेंसी ही यूज़ करनी है। तो जितने लोग फॉरेन एड, रेमिटेंस, इंपोर्ट पेमेंट के लिए डॉलर लेके आए हैं उन्होंने जाके उन डॉलर्स को अफगानी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में समझो अफगानिस्तान की लोकल करेंसी की सप्लाई कम हो, क्योंकि उनकी सेंट्रल बैंक के पास हो सकता है शायद इतने पेपर ही न हो कि जिसमें वो प्रिंट कर सके। आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था पाकिस्तान में पासपोर्ट प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास लेमिनेटेड पेपर ही इंपोर्ट करने का पैसा नहीं। तो ऐसा भी शायद शॉर्टेज हो गया हो कि करेंसी प्रिंट करने का पैसा नहीं, इसलिए अफगानी करेंसी की सप्लाई कम हो गई। और डिमांड तो बढ़ रही है क्योंकि जितने लोग डॉलर कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको अफगानी करेंसी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप इम्प्लीकेशन समझो कि पहले अगर $1 के सामने 70 अफगानी करेंसी आती होगी, तो अब क्या होगा कि लोकल करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तब ऐसा होगा कि 65 अफगानी करेंसी आएगी $1 के सामने। तो इसके चलते आप पाएंगे कि उसका ग्राफ ऊपर चढ़ना चालू हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि अफगानी जो चीज़ है वो बहुत गुड करेंसी है क्योंकि डॉलर के मुकाबले उसको यूज़ किया जा रहा है। अगर आप सिर्फ ग्राफ की बात करो तो हाँ आप कह सकते हैं, पर वो तो आप समझो न कि अफगानिस्तान का तालिबान वो तो बंदूक दिखा रहा है ना कि शूट ही कर दूंगा अगर डॉलर के साथ पेमेंट करने की कोशिश की, इसलिए वो कर रहे हैं। बट अदरवाइज अगर प्योरली मार्केट को आप अलाउ कर देते तो जैसा श्रीलंका में हो रहा है वो ऐसा कुछ वहां पर हो जाता। क्योंकि अल्टीमेटली करेंसी एक्सचेंज ये भी तो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके देश की औकात क्या है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की, इन टर्म्स ऑफ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की, राइट। तो वो सबको आप इनटू कंसिडरेशन लें तो पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंक्लूसिव ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये सबको देखते हुए शायद वो अफगानिस्तान तो कोई बेस्ट कंट्री तो आप बोल नहीं सकते, पर हाँ ग्राफ के हिसाब से आप बोल सकते अफगानी करेंसी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड।
ये तो एक मुद्दा हो। इसके बाद देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बात करी थी सॉफ्ट करेंसी हार्ड करेंसी के बारे में, और उसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी गुड मनी बैड मनी, और उसमें भी ये तुगलक, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब देखा। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे जिसमें और दूसरे टॉपिक्स देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दिवाली के अवसर पर ये जो अप टू 50% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, साथ ही साथ अप टू 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं। अनलॉक कोड इज मोनाल.org। दिवाली की आप सबको बहुत बधाइयाँ। बेस्ट विशेस, लेट्स क्रैक इट।